वो साइन ऑफ जो भी निकलता है माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी या माइनस एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, या जो भी पैरामीटर जो कुछ ना कुछ मैथ्स लगाया, मैं इस वक्त उस मैथ्स में नहीं जाना चाहता कि जिस मैथ्स के थ्रू हमारी क्या इक्वेशन निकलती है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो इस बात को तो मैं जनरल मानता हूं, हाँ, ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, ये जनरल नहीं है, ये बड़ा स्पेसिफिक टू अ केस है। कौन से वाला केस? सिंपल पेंडुलम वाला है। और मुझे लगता है मैंने अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है वो सारे का सारा चैप्टर किस बात पर बेस करके पढ़ा है? सिंपल पेंडुलम पर पढ़ा है। आज मैं क्या चाहता हूं, आज मैं उसी ऑसिलेटरी मोशन ही पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मैं सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल नहीं देना चाहता। वैसे तो बहुत सारी हजार एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन वन मोर एग्जांपल ऐसी है जिसके बारे में मैं समझता हूं कि हमारा सिलेबस की स्पेसिफिकेशन वाला कहीं ना कहीं हमसे उस फॉर्मूला की भी एक्सपेक्टेशन लगाता होगा। किस चीज की जनाब साहब? एक काम कीजिए, ऑसिलेटरी मोशन के आगे लिखिए, हाँ पढ़ना तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस नंबर 2। एक काम करें, फिर सिंपल पेंडुलम वाले पेज पर आए। जब पहली दफा सिंपल पेंडुलम के नोट्स लिखना स्टार्ट किए हैं, वहां पे जब वो बेसिक टर्म्स लिखना स्टार्ट किए उस पेज पर आए, उस पेज के हेडर पे लिखे वो केस 1 है। सिंपल पेंडुलम को क्या बोलें? पहली दफा जब आपने सिंपल पेंडुलम बनाया और उसके साथ आपने बेसिक टर्म्स लिखना स्टार्ट की, इधर नहीं, अगले वाले पेज पर, हाँ इधर से इस पेज के हेडर पर क्या लिख दीजिए, यही जो मैंने लिखा हुआ है इसी तरह से लिखकर केस 1 लिख दीजिए। और आज जिस पेज पर आप जा रहे हैं वहां क्या लिख दीजिए, 3 PM। टेस्ट होना है इनका, मौका होना है, 3 बजे में आप मुझे आज के इनको ले जाइएगा। क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? केस नंबर 2 की बात हो रही है। आपने उस पेज पे केस 1 लिखकर क्या लिखे, सिंपल पेंडुलम, और आज मैं केस 2 लिखकर क्या लिखता हूं, मास स्प्रिंग सिस्टम। बातें प्लीज बंद करेंगे यार। मास स्प्रिंग सिस्टम, इस मास स्प्रिंग सिस्टम के लफ्ज के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है। एक मास होगा, स्प्रिंग होगा, एक मास होगा अटैच्ड विद द स्प्रिंग होगा। हाँ, अब स्प्रिंग आप वर्टिकली हैंग करेंगे या आप स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली किसी टेबल पर रखेंगे, ये तो मैं इसके आगे फर्दर 2 और केसेस बना दूंगा। बुनियादी तौर पर मुझे लगता है मास स्प्रिंग सिस्टम की कहानी क्या है, मास मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मास या मैसिव ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड विद क्या, इट इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग, एंड दैट स्प्रिंग इज क्या, either hung freely vertically or it is placed on a horizontal table। देखते हैं क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या है, एक काम करें जरा 2 कॉलम्स बना लें। मास स्प्रिंग सिस्टम में पहला वाला कॉलम क्या बना है जी, वर्टिकली हैंगिंग मास स्प्रिंग सिस्टम, और दूसरा हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड मास। ध्यान आप लेक्चर पे देंगे प्लीज बच्चों, ध्यान लेक्चर पे दीजिए, इर्द गिर्द लेफ्ट राइट देखना छोड़ दीजिए प्लीज। क्या है जी, पहले लिखें वर्टिकली हैंग्ड मास स्प्रिंग सिस्टम, और दूसरा क्या लिखें, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड मास स्प्रिंग सिस्टम। क्या मतलब है मेरा इन दोनों की से क्या मुराद है? आई बिलीव अंग्रेजी से ज्यादा बेहतर है ड्राइंग बना दूं, खुद ही समझ आ जाएगा कि मेरी क्या मुराद है क्या नहीं है। सुने जरा, ये कोई फिक्स्ड सी सीलिंग ले लें, ये उसके साथ एक मास हैंग कर दें, और उस मास के साथ क्या करें जी सर, एक स्प्रिंग के साथ क्या करें जी, मास अटैच कर दें। स्प्रिंग के साथ क्या करें, मास अटैच कर दें। ये आ गया वर्टिकली हैंग्ड मास स्प्रिंग सिस्टम, और दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या होगा, ये आपका टेबल है, ये आपका फिक्स्ड एक सपोर्ट है। इस फिक्स्ड सपोर्ट के साथ क्या करें, यूं करके एक स्प्रिंग लगाएं, और उस स्प्रिंग के साथ क्या करें,
यहां मैथ्स अटैच कर दें। जी तो भाई मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने हेडिंग दी हुई आपको समझ आ गया होगा कि वर्टिकली हैंग्ड मैस स्प्रिंग सिस्टम की ड्राइंग क्या है और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड मैस स्प्रिंग सिस्टम की ड्राइंग क्या है। अब करना क्या है, देखिए जनाब साहब गौर से मेरी बात सुनिए, लिखना छोड़ेंगे प्लीज थोड़ी देर के लिए। अगर मैं एक जो स्प्रिंग था, अगर मैं भी मैस अटैच ना करता स्प्रिंग के साथ, प्लीज टेल मी, तो ड्राइंग क्या होती? स्प्रिंग इतना होता, क्या होता जी? ये स्प्रिंग की क्या होती? ये कौन सी लेंथ होती जनाब साहब? ओरिजिनल लेंथ। इसको मैं कहता क्या? आई बिलीव स्मॉल एल कह देता, ठीक है। अब जब आपने उसके साथ मैस अटैच कर दिया है तो क्या हो गया? ये कौन सी लेंथ आ गई है? एक्सटेंडेड लेंथ। अच्छा इसको क्या कहूं? इसको कहते हैं जी दिस इज एल प्लस ई। क्या मतलब दिस इज क्या? इसको या तो एल डैश कह दें, दैट एल डैश विल बी इक्वल टू क्या, और अगर आप इसको एल नॉट कहते हैं एल नॉट प्लस क्या, प्लस ई, आपकी मर्जी है। एक्सटेंडेड लेंथ इज, इसको ओरिजिनल लेंथ में एल ओ एल नॉट कह दें, एक्सटेंडेड लेंथ में एल ई ऐसा कह दें। यहां तक किसी को मसला है जी? और अगर आप चाहते हैं तो आप लिख दें सर दिस इज इक्वल टू क्या, इट इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस क्या, प्लस द एक्सटेंशन, प्लस द एक्सटेंशन। एंड आई बिलीव मुझे ड्राइंग से समझ आ रहा है कि अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी है और अब इतनी हो गई है तो कहां से कहां तक कितनी एक्सटेंशन हुई होगी। ये मैं दरमियान से लेंथ ले रहा हूं, ये देख लीजिएगा जरा। This is E, that is E for what? E for extension. ये हमारा O लेवल का टॉपिक है। O लेवल की यहां तक मैंने बात आपको सुनाई है। प्लीज मुझे बताएं यहां तक पहुंचने के बाद अब जिस पोजीशन पर ये है, जिस पोजीशन पर ये है, वैसे यहां पर मुझे 2-3 और बातें भी बतानी है। इसके सेंटर से नीचे क्या है? एक फोर्स है, कौन सी वाली? दैट इज इट्स वेट। इधर से ऊपर की तरफ भी एक फोर्स है, वो क्या है? T फॉर टेंशन। अच्छा वैसे टेंशन के ऊपर क्या अप्लाई होता है? इस टेंशन, ये टेंशन किसके बराबर है सर? इसके ऊपर हुक्स लॉ, वैसे तो वेट के बराबर है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर वो अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर दें? हुक्स लॉ अप्लाई कर दें, तो दिस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या? एक्सटेंशन, ठीक है जी। एंड देन अगर आप उसको इक्वेट करें तो T इज इक्वल टू के ई, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का कोई हुक्स लॉ जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। हाँ अगर आप वेट का अपना फॉर्मूला पूछेंगे तो आई बिलीव वेट का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू, सर उसका फॉर्मूला है mg, टेंशन इज इक्वल टू के ई। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझाना पड़ेगा। या टेंशन इज इक्वल टू के ई, या फिर एक और भी था वो यंग्स मॉडुलस वाला भी। कौन सा जी? वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के हिसाब से भी FL ओवर AE, पूरा एक चैप्टर आपने पिछले साल पढ़ा है कि O लेवल की तरह हुक्स लॉ लिखें या A लेवल की तरह हुक्स लॉ लिखें। O लेवल की तरह का हुक्स लॉ क्या है? फोर्स एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेयर द स्प्रिंग्स कांस्टेंट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। A लेवल वाला हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेयर द यंग्स मॉडुलस इज क्या? द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। किसी को मसला इस बात से? ये दोनों फॉर्मूले इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, हमने सुने हुए हैं पिछले साल के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी इस वक्त मैं आपको यंग्स मॉडुलस में तो नहीं फंसाना चाहता, मैं मान ही जाऊंगा, मैंने जितना लिखना था लिख दिया है। मेरा आपसे एक सवाल है, इस वक्त यहां कुछ अटैच नहीं था तो हम मैस का अपना, सॉरी स्प्रिंग का अपना मैस तो अज्यूम ही नहीं करते, इग्नोर ही करते हैं। तो यहां कोई नीचे वेट है ही नहीं कि जिसको कहूं जी ऊपर कोई टेंशन होगी, तो यहां मैंने फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखा, क्योंकि हम स्प्रिंग के मैस को कहते हैं लाइट स्प्रिंग। क्या? लाइट इन, मतलब लाइट स्प्रिंग कहते हैं। यहां क्या हुआ है? यहां स्प्रिंग के साथ मैंने एक मैस अटैच किया है जिसका नीचे की तरफ क्या था? वेट था। स्प्रिंग ने उसको क्या किया?
स्प्रिंग ने उसको बैलेंस कर दिया, स्प्रिंग ने उसको क्या किया, होल्ड कर दिया है। आफ्टर सम एक्सटेंशन स्प्रिंग ने उसको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया जी। अब नीचे की तरफ वेट आ गया ऑब्जेक्ट का mg के बराबर, ऊपर की तरफ स्प्रिंग ने जिसने उसको होल्ड किया हुआ है उसका रिएक्शन आ गया, या उसका, वैसे बुनियादी तौर पर क्या है, बुनियादी तौर पर रिएक्शन है। अगर आप याद करें पिछले साल के नोट्स को, तो मैंने कहा था फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, नहीं ये तो ओ लेवल का जुमला है। इफ एन ऑब्जेक्ट ए अप्लाइज अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी देन द ऑब्जेक्ट बी अप्लाइज एन इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये वो वाला कोई खाता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट ने स्प्रिंग को नीचे खींचा है तो स्प्रिंग ने ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचा है। अच्छा, मेरा बस आपसे एक सवाल ये है, मैंने कहा जी वेट को mg के बराबर कर देता हूं और टेंशन जो पैदा हुई है वो एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल कर देता हूं। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? तो यहां तक तो काम हुआ है। अब अगर यहां तक काम, जैसे एक और बात भी है, एट दिस स्टेज फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है, एफ नेट क्या है, जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की है, किसकी है? या तो इसको इक्विलिब्रियम कह दें या फिर मैं इसको अपनी सिचुएशन का मीन पोजीशन कह देता हूं। क्या कह देता हूं जी? जहां पे एएस खत्म हो गया ना अभी कि सर फोर्स लगा दी, वेट लगा दिया, टेंशन लगा दी, एक्सटेंशन लगा दी, फॉर्मूला लगा दिया, बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। बैलेंस होने के बाद अब अगर क्या करें, अब अगर कोई बंदा कहे जी मैंने अब इसके बाद, एक तो वेट की वजह से अपनी एक्सटेंशन है वो नहीं, उसके बाद किसी ने इसको नीचे खींच दिया, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन पैदा कर दिया। क्या कर दी? जितनी पैदा मतलब जितनी होनी चाहिए थी वो हो गई है। उसके बाद अगर कोई कहे जी मैंने इस सिस्टम को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है वर्टिकली नीचे और फिर छोड़ा है, तो क्या होगा? तो ये वापस अपनी मीन पर आएगा, लेकिन मीन पर रुकेगा नहीं, अपने इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से क्या करेगा, वापस मीन पर आएगा, मीन पर रुकेगा नहीं, फिर तो ये क्या हो जाएगा, इट विल सेट इटसेल्फ इनटू क्या, ऑन एन ऑसिलेटरी मोशन। एंड इस ऑसिलेटरी मोशन में दोबारा क्या पढ़ाना है कि जनाब साहब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन क्या होगी, वो जैसे कहानी आपने वहां पेंडुलम वाली स्टार्ट की हुई है, तो मुझे बताइए पेंडुलम का क्या सीक्वेंस किया हुआ आपने, देखा जी? पेंडुलम की कॉपी के अंदर ये वाली कॉपी दिखा दो, आपने शायद पूरा लिखा होगा। पेंडुलम में हमने कहा था जी पहले क्या करो, व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड, कैसे, वहां पे हमने सबसे पहली बात क्या लिखी है जी, मेन पोजीशन मेंशन कर दी। फिर हमने कहा इफ इट इज डिस्टर्ब्ड और डिस्प्लेस्ड लेटरली इट विल सेट इटसेल्फ इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, या इट विल सेट इटसेल्फ इनटू ऑसिलेटरी मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। फिर हमने कहा मीन क्या है, तो एक्सट्रीम क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एम्पलीट्यूड क्या है, तो क्या कहते हैं वाइब्रेशन क्या है। तो अब वो सारा कुछ तो नहीं पढ़ाऊंगा ना मैं, वो तो पता है कि मीन क्या है, तो एक्सट्रीम क्या है, तो वाइब्रेशन क्या है, तो एम्पलीट्यूड क्या है, करते करते क्या है जी फेज क्या है वो भी नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वो भी नहीं। What causes the particle to move back and forth about the mean position once it is displaced? मैं सीधा सीधा उस सवाल पे जाऊंगा, या तो दूंगा आइडिया ऑफ क्या, फोर्स, या फिर दूंगा आइडिया ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, वहां पे हमने क्या फोर्स पढ़ी, कौन सी फोर्स उसको कॉज करती है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या चीज थी असल में, इट वाज सम कंपोनेंट ऑफ क्या, द वेट, वेट का कोई कंपोनेंट था दैट वाज एक्टिंग एज द रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमने वहां से एक पूरा टॉपिक डेवलप किया, या वहां से हमने फार्मूला डेवलप किया। यहां पे भी मैं क्या करना चाहता हूं, आई थिंक मैं रिस्टोरिंग फोर्स की ही बात करना चाहूंगा, और क्या बात करनी है क्या नहीं। इससे पहले कि मैं उसकी बात करूं, मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि वेट और टेंशन क्या है एट दिस स्टेज, अभी क्या है, अभी ये बैलेंस्ड है। अगर अभी ये बैलेंस्ड है तो आई बिलीव ये कौन सी पोजीशन है, ये जो जिस पोजीशन की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि इसको क्या कहना चाहिए, मैं कहूंगा एट दिस पोजीशन इफ क्या, इफ W equals T, what does it mean? Then F net equals to 0. अगर W equals T है और F net equals 0 है, तो क्या कहूं इस बात की जगह कि सर जी इसका मतलब है कौन सी पोजीशन है, या तो कहें ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या फिर क्या कहूं जीरो पोजीशन है। अब जीरो पोजीशन क्या होती है, हम उसको मेन पोजीशन ही कहेंगे, या जीरो पोजीशन कह दें, या मैंने पिछले लेक्चर में जीरो पोजीशन कहा हुआ,
पेंडुलम में जीरो पोजीशन का लफ्ज था? अगर था तो ठीक है, कॉल इट जीरो पोजीशन, और कॉल इट क्या, अब जीरो व्हाट पोजीशन, यहां जीरो क्या है, जीरो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। आप कहेंगे सर इतनी ढेर सारी एक्सटेंशन हुई हुई है, मैं कहूंगा हाँ जनाब साहब, एक्सटेंशन पिछले साल हुई हुई है, पिछले साल के एक्सटेंड हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम एक्सटेंशन से आगे चल रहे हैं अभी। अब एक्सटेंशन वाली काम खत्म कर लूं, डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी भी नहीं की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहां से खींचूंगा तो डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगा जनाब साहब, यहां से आगे अगर फर्दर डिस्प्लेस करूंगा, एक्स्ट्रा खींचूंगा, एक्स्ट्रा कोई रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, तो क्या होगा जनाब साहब, तो मैं क्या करते हैं इसको, फिलहाल क्या करें, जीरो डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, या सबसे बेहतर है क्या दे रहा है सर जी, सबसे बेहतर है मीन पोजीशन क्या दे रहा है, क्या कहा जाए जी, कॉल इट क्या जी, मीन पोजीशन। हेलो जी, वैसे अगर आपने वहां जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या ही दिया है, एफ नेट जीरो, तो एक और बात भी कर लेता हूं, क्या जी, एक्सेलरेशन भी कितनी है एट दिस स्टेज, सब कुछ जीरो है जी, एफ नेट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, यू कैन सी जीरो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, खैर व्हाटएवर। अब यहां तक बात हो गई जी पिछले साल वाली, यहां से आगे चलते हैं, क्या करूंगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, वर्टिकली खींचूंगा नीचे, एक्स्ट्रा नीचे खींचूंगा, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन पैदा होगी, जिसको क्या कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट, उसकी वजह से एक्स्ट्रा टेंशन पैदा होगी, ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो छोड़ूंगा तो क्या होगा, ऊपर वाली फोर्स उसको ऊपर ले जाएगी। बात में समझ आ रही कि नहीं आ रही है, तब वो क्या होगा, तब इट विल सेट इटसेल्फ इनटू कौन सी मोशन। तो एक काम करें जनाब साहब, इसके नीचे जाके लिखें, इफ दिस मास स्प्रिंग सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, इस पहले कॉलम में जाएं, पढ़िए जी, इफ दिस मास स्प्रिंग सिस्टम, ब्रैकेट में लिखें, दैट वाज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम, दैट इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम, if this mass spring system that is initially in equilibrium is displaced vertically, displaced या disturbed, disturbed या displaced vertically, displaced या disturbed vertically from its mean position, from its mean position, पर जो मैंने डिस्प्लेस बोला है या डिस्टर्ब बोला है, आई थिंक इसके साथ स्ट्रेच्ड फर्दर, डिस्प्लेस्ड, डिस्टर्ब्ड या स्ट्रेच्ड फर्दर। क्या लिखा जी, इफ दिस मास स्प्रिंग सिस्टम दैट इज इनिशियली एट इक्विलिब्रियम इज डिस्प्लेस्ड या डिस्टर्ब्ड या स्ट्रेच्ड फर्दर डाउनवर्ड्स वर्टिकली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, बल्कि नॉट इवन जस्ट स्ट्रेच्ड, आप कंप्रेस करके भी छोड़ेंगे तो क्या होगा, खैर जो भी है, डिस्टर्ब सबसे बेहतर वर्ड है, बल्कि नहीं, डिस्प्लेस्ड सबसे बेहतर वर्ड है, प्रॉपर क्वांटिटी है। डिस्टर्ब करना भी अंग्रेजी है, स्ट्रेच करना भी अंग्रेजी है, डिस्प्लेस करना क्या है, ये फिजिक्स है, इसको डिस्प्लेस कर दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड देन रिलीज्ड, एंड देन रिलीज्ड, एंड देन रिलीज्ड, तो क्या होगा, इट विल सेट इटसेल्फ, it will set itself into an oscillatory motion that will set itself into an oscillatory motion about the mean position, about the mean position, set itself into an oscillatory motion about the mean position, that shall be regarded as simple harmonic motion, that shall be regarded as simple harmonic motion, that shall be regarded as simple harmonic motion, that shall be regarded as simple harmonic motion. Please underline this simple harmonic motion. फुल स्टॉप लगा के लिखें, एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ। क्या आपने ऑसिलेटरी कह दिया, वो तो मानने को तैयार हैं हम सब, लेकिन क्या हम हर ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक कहते हैं
ये मैंने आज के इंट्रो में कहा था कि सिर्फ किस को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जिसमें हम ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट नेगेटिव इन द डायरेक्शन है। अगर हम ये, तो आई थिंक इस कॉलम को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा, इसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। अभी इसके पैरेलल में जो दूसरी कहानी लगी हुई है उसके ऊपर बात करूंगा कि वहां क्या है क्या नहीं है। बुनियादी जितना मैंने इस डायग्राम के साथ इंट्रोडक्शन देना है मैं दे चुका हूं कि जी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, देयर वाज अ स्प्रिंग दैट वाज हैंगिंग वर्टिकली, वी अटैच्ड अ मास विद इट यू नो, इसके अंदर एक्सटेंशन पैदा हुई एंड द एक्सटेंशन एंड टेंशन वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हुक्स लॉ लग गया, ये हुक्स लॉ है, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है, दोनों बैलेंस्ड हैं, इक्विलिब्रियम है। ये सारी बात हमारी ओ लेवल की या एएस लेवल की यहां मुकम्मल हो गई। यहां के बाद हमने क्या किया, हमने कहा आप खींचें, खींच के छोड़ें। खींच के छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑसिलेट करेगा भाई, तो क्या उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे? मैंने तो कहा है बोलेंगे। अब उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसके बाद में उसकी ड्राइंग बनाकर नीचे खींचकर ऊपर खींचकर छोड़कर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिलवक्त इससे पहले कि हम उसकी बात करें, मैं जरा इस डायग्राम के साथ भी कुछ लिखवाना चाहता हूं। ऑलमोस्ट उसी तरह की ड्राइंग है ये भी, कि यहां आपको क्या नजर आ रहा है सर जी, यहां पे भी ये हमारे पास एक कौन है जी सर, ये एक मास है। अच्छा, फिर ये क्या है सर, ये एक स्प्रिंग है। अच्छा, फिर सर ये जो है ना, ये इसकी फिक्स्ड सपोर्ट है, वर्टिकल वाली क्या है जी, ये इसकी फिक्स्ड सपोर्ट है। और ये क्या है जमीन पे, आई बिलीव दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रैक तो है, फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए इस पे, क्या होना चाहिए? इनिशियली आई विल अज्यूम इट इज क्या, फ्रिक्शन लेस ट्रैक, इसको अज्यूम करेंगे फ्रिक्शन लेस सरफेस। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने क्या कर देना, 2 3 4 ऑसिलेशंस के अंदर ही काम निपटा देना है, और मैं भी काम निपटाने के मूड में नहीं हूं। काम निपटाने वाला टॉपिक इससे भी अगला है, डैम्पिंग। कौन सा वाला जी? कि जब कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स आएगी, रेजिस्टिव फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स जमीन आसमान का फर्क है, याद रखिएगा बच्चों। रेजिस्टिव फोर्स क्या करेगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स को भी क्या करेगी, वो उसको अपोज करेगी। रिस्टोरिंग फोर्स को खैर क्या करेगी क्या नहीं करेगी। रेजिस्टिव और रिस्टोरिंग का मीनिंग अलग अलग है। रेजिस्टिव का मीनिंग क्या है कि किसी भी फिनोमेना को रोकती है, वो मूवमेंट को रोकती है, जैसे फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन स्टॉप्स द मूवमेंट, मूवमेंट को रोकने को। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या चल रहा है, अपने आप को मीन तक लाने के लिए कुछ है उसके अंदर, जहां भी एक्सट्रीम पर है, जितना भी डिस्प्लेस हुआ है वो अपने आप को कहां ला सकता है, मीन पर। अगर कोई सिस्टम लेकर आ सकता है, जिस फोर्स की वजह से वो अपने आप को मीन पर लेकर आता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग कहते हैं। और वो फोर्स का होना क्या होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बड़ा जरूरी है। किसके लिए? ऑसिलेट होने के लिए किसका, रिस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। जहां तक रेजिस्टिव फोर्स है, वो किसी भी मूवमेंट को क्या कर देगी, वो तो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेटरी मूवमेंट को कॉज करती है। तो रिस्टोरिंग और रेजिस्टिव याद रखिएगा भाई, 2 अलग अलग लफ्ज हैं, इनको मिक्स नहीं करना हमने। बहरहाल यहां क्या करूं भाईजान, यहां स्प्रिंग है आपके पास, इसको मैंने क्या बोला जी, कौन सा सरफेस है, क्योंकि इसकी फ्रिक्शन ने टॉपिक ही चेंज कर देना है। दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, कॉल दिस फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस वक्त तो अगर आप गौर करें, आई बिलीव मैंने तो खींचा भी नहीं है मैस को, क्या नहीं किया हुआ, ये मैस अपनी किस लेंथ पर मौजूद, मतलब स्प्रिंग इस वक्त अपनी किस लेंथ पर है। स्प्रिंग में कोई हुक्स लॉ अप्लाई भी, उधर हुक्स लॉ अप्लाई हुआ था, यहां हुक्स लॉ अप्लाई नहीं हुआ। यहां क्या हुआ है सर जी, यहां पे ना, ये जो अगर आप यहां से लेंथ निकालते हैं इस किसी के दरमियान तक, तो आप इसको क्या बोल दीजिए, आप इसको ओरिजिनल लेंथ ही बोल दीजिए, L0। इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हुई जी, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं चल रही जनाब, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, एक्सटेंशन आपने अगर कॉज की जानबूझकर, तो आप उसको एक्सटेंशन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर हमने की जानबूझकर और छोड़ दिया तो क्या होगा। उधर तो पहले एक अपने मास की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, उसको हमने एक्सटेंशन बोला, लेकिन अल्टीमेटली वो कहां गया था, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया था। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने के बाद हमने क्या कहा था कि हम खींचेंगे उसको, तो वो छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो छोड़ेंगे तो ऑसिलेट करेगा। यहां कोई एक्सटेंशन पहले से मौजूद क्यों नहीं है, क्यों नहीं है,
सर जी मास का जो वेट है वो किधर है? स्प्रिंग पड़ा हुआ कैसे है, तो वो स्प्रिंग को क्यों खींचे? मतलब मास का वेट किधर है, स्प्रिंग कैसा है, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्यों आएगी? कोई एक्सटेंशन नहीं आएगी, कोई हुक्स लॉ नहीं आएगा, बस सिंपल अपना स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पर मौजूद है। लेकिन अगर आपने क्या किया, अब वेट के जैसा नहीं, आप अपनी फोर्स की वजह से क्या कर दें, कोई एक्स्ट्रा इसमें फोर्स लगा के क्या करें, फिर क्या करें, तो कैसे आएगा? अच्छा वैसे एक बात बताऊं आपको, अगर यहां पे क्या होता, जैसे इसको इनिशियली किसने खींचा था, वेट ने, अगर आप यहां कैंची से वेट ही काट दें तो भी क्या होगा, तो भी सिस्टम ऊपर, तो जो तब सिर्फ अकेला स्प्रिंग ही क्या करेगा, वही ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। लेकिन मैं चूंकि यहां कैंची से इसको काट नहीं रहा, मैं इसका मास हटा नहीं रहा, तो मैं यहां क्या कह रहा था कि मैं एक्स्ट्रा खींच के छोड़ दूंगा भाई, जितना उसने ओरिजिनली खींचा हुआ है मैं उसको इग्नोर मारूंगा, उसके बाद एक्स्ट्रा खींच के छोड़ूंगा, तो हाँ जितना एक्स्ट्रा खींचूंगा तो मैंने डिस्टर्ब कर दिया, छोड़ूंगा तो उसके अंदर एक क्या पैदा होगा, या जब मैं खींच रहा हूंगा तभी उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रही होगी। हाँ जब मैं छोड़ूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, उसको वापस ऊपर ले जाएगी। तो यहां पर भी क्या होगा, कोई ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनली अगर वेट है भी तो टेंशन वेंशन का कोई सीन नहीं है, एक्सटेंशन का कोई सीन नहीं है। अभी अगर कोई सीन है तो एक ही है कि आप क्या करें, मास को पकड़ें, मास को पकड़कर राइट साइड पे खींचें, तो आपने एक फोर्स लगा दी, क्या कर दी, आपके एक्शन की वजह से सिस्टम के अंदर क्या पैदा होगा, एक रिएक्शन पैदा होगा। आप इधर खींच रहे हैं, सिस्टम किधर खींचना चाहेगा, जब तक आपने पकड़ा हुआ है तब तक तो ठीक है, जैसे आप छोड़ेंगे वो क्या करेगा, वो जो रिएक्शन था सिस्टम का, दैट विल बिकम द व्हाट, द रिस्टोरिंग फोर्स। उसको क्या, वापस जाओ अपनी ओरिजिनल जगह पर जहां से तुम आए हो, तो रिस्टोरिंग फोर्स विल क्या, उसको सेट करेगी इन व्हाट, इन एन ऑसिलेटरी मोशन का फिनोमेना। बहरहाल मैं भी क्या लिखवाना चाहता हूं, आई थिंक यहां पे ऑलरेडी क्या चल रहा है, यहां पर एट दिस पोजीशन, ये पहले ही कौन सी पोजीशन है, मैं समझता हूं यहां कोई फोर्सेस सोर्सेस, अगर आप यहां फोर्सेस देखना भी चाहते हैं, लो जी बताओ जी, नीचे कौन है, वेट, ऊपर कौन है, याद है, ऊपर भी कुछ होता है ना, क्या, आर, दोनों क्या है सर, वो तो एम ही बैलेंस होते हैं, और वेट और आर तो वैसे ही हमारे आपस में बराबर हुए होते हैं। तो यहां क्या लिखें जी, सिंस व्हाट, सिंस W is equals to R, F net is equals to 0, A is equals to 0, then what? अगर ये बातें चल रही हैं, बल्कि इसके सामने नहीं इसके नीचे लिखा गया, चूंकि आगे से मैं खींचूंगा इसको, तो क्या, तब इसको क्या बोले जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज either you call it equilibrium position or you call it mean position or you call it zero what, zero displacement position, ठीक है जी। एंड यू नो व्हाट, अगर क्या किया, इसको भी आपने राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ या किसी भी तरफ डिस्टर्ब, डिस्प्लेस, स्ट्रेच, कंप्रेस, कोई भी जो मैं पहले लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था उनमें से कोई भी लफ्ज यहां इस्तेमाल कर दें, वो करने के बाद छोड़ दिया, इट विल सेट इटसेल्फ इनटू क्या, एन ऑसिलेटरी मोशन। तो क्या लिखवाना चाहता हूं, प्लीज जरा लिखिएगा, इफ दिस मास स्प्रिंग सिस्टम is disturbed horizontally, again is disturbed, displaced, stretched, compressed horizontally. If this mass spring system is disturbed, displaced, stretched or compressed, इनमें से कुछ भी लफ्ज हो सकता, disturbed, displaced, stretched या compressed horizontally, तो क्या होगा, from the horizontally from the mean position and then released and then released क्या होगा जनाब साहब, it will also set itself into an oscillatory motion, it will also set itself into an oscillatory motion.
it will also set itself into an oscillatory motion that shall be regarded as क्या? Simple, that shall be regarded as simple harmonic motion. That shall be regarded as simple harmonic motion. Once again वही सवाल है क्या? Explain what, why and how. Explain why and how. Explain why and how. लो जी, अब दोनों के साथ मैंने फर्दर जो आपको एक्सप्लेनेशन देनी है हाउ एंड वाई वाली, उसको जरा सुन लीजिए. उसके लिए मैं दोबारा ड्राइंग बनाना चाहूंगा. उसके लिए मैं दोबारा ड्राइंग कैसी बनाऊंगा, वो पहले सिचुएशन की जरा ड्राइंग सुने जी. मैंने कहा था, मैंने क्या किया जी, खींच दिया है. खींच कर मिसाल के तौर पर इधर तक ले आया हूं. हेलो जी, कैसी ड्राइंग बनानी? इसकी जो मतलब इतनी तो बनानी थी, इससे लंबी बनानी है. क्या करना है इसको मैंने क्या किया था, इफ दिस इज डिस्टर्ब्ड और डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, मैंने नीचे खींचा है तो मीन से नीचे ले गया हूं. मीन से नीचे वाली को क्या बोलूं मैं, कौन सी पोजीशन बोले जी? मीन से नीचे वाली को. आई बिलीव यहां पर 3 पोजीशंस मैं हाईलाइट करूंगा. इसके सेंटर पर एक ये पोजीशन, इसके सेंटर पर एक ये पोजीशन, एंड इसके सेंटर पर. कॉलम बराबर करते हैं तो कर लें, बल्कि आगे दोबारा कॉलम पैदा हो गए. क्या हो गया जी? मैंने उधर भी एक्सप्लेन वाई एंड हाउ का जवाब देना है, तो उधर भी क्या करना है, उधर एक्सप्लेन वाई एंड हाउ का जवाब देना है. तो दोनों ड्राइंग्स बनानी है, तो कॉलम बराबर करते हैं तो कर लें, नहीं करते तो मर्जी आपकी भाई, ना करें, वही काम चल रहा है. उसी तरह से उसकी एक्सटेंशन, इधर मैंने कहानी सुनानी है. क्या कहानी सुनानी है? कहानी ये सुनानी है कि सर जी ये कौन सी पोजीशन है, बताएं जी, ये कौन सी, जो बिल्कुल वहां पे जिसको आपने इक्विलिब्रियम कहा था, जिसको आपने मीन कहा था, जिसको आपने जीरो कहा था, ये वाली पोजीशन है मीन पोजीशन. और आपने एक्स्ट्रा खींचा है, क्या किया है, W इक्वल्स टू KE. यहां पर बैलेंस था, आपने ज्यादा खींच दिया है, तो ज्यादा खींच के जब आप नीचे लेकर आए तो ये कौन सी पोजीशन है, कौन सी, ये लोएस्ट. इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीम राइट लेफ्ट, राइट तो नहीं है, ऊपर और क्या कहते हैं लोअर पोजीशन और लोएस्ट और हाईएस्ट पोजीशन है. आई बिलीव इसको बोलूंगा एक्सट्रीम लोएस्ट पोजीशन, ऊपर वाली को एक्सट्रीम हाईएस्ट पोजीशन. एक्सट्रीम लोएस्ट पोजीशन, इसको क्या बोलूं फिर, एक्सट्रीम हाईएस्ट पोजीशन. अभी आपकी मर्जी है कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि सर जी हमने क्या किया है. आप अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ अगर एक्सट्रीम हाईएस्ट पोजीशन से स्टार्ट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, कोसाइनोसॉइडल. कैसा बनेगा जी? अगर आप अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ मीन से स्टार्ट करें, ऊपर जाते हुए, मीन से स्टार्ट करें ऊपर जाते हुए, तो क्या बनेगा, साइनोसॉइडल. अगर आप ग्राफ स्टार्ट करें मीन से स्टार्ट होते हुए नीचे जाते हुए, तो नेगेटिव साइनोसॉइडल. अगर आप ग्राफ स्टार्ट करें एक्सट्रीम लोएस्ट पोजीशन से, तो नेगेटिव कॉस. अब ये कौन सा ग्राफ है कौन सा नहीं है, मैथ्स वालों को समझ आना चाहिए, बायोलॉजी वालों को नहीं समझ आ रहा. तो जो मैं कह रहा था उसके आप पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, खुद पता चल जाएगा कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां से नहीं स्टार्ट हो रहा. आप इस वर्ड साइनोसॉइडल, कोसाइनोसॉइडल, इस वर्ड को बेशक इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि मीन से ग्राफ स्टार्ट होगा, टॉप से ग्राफ स्टार्ट होगा, नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा, वो तो इतना मुश्किल काम नहीं है. बहरहाल मैं बाद में देखूंगा कि कहां से काम स्टार्ट होगा कहां से नहीं. बस मुझे बता दीजिए कहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी कितनी लेनी है. आपको मालूम है ना कि मीन पोजीशन पर हम x कितना लेते हैं, सर जी मीन पोजीशन पर x होता है 0, यहां x कितना होगा, प्लस x0, यहां x कितना होगा,
माइनस एक्स नॉट। अब टाइम कहां से स्टार्ट होना है यह आपकी मर्जी है। मेरे पिछले सिंपल पेंडुलम में टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा था? मीन से, जबकि वो राइट पे जा रहा था। मीन से जबकि वो राइट पे जा, जस्ट 4-5 मिनट में टॉपिक वाइंड अप करने लगा। मीन से जबकि वो राइट पे जा रहा था, तो यहां क्या करूं? अगर मैं मीन से अपना काम स्टार्ट करूं जबकि वो ऊपर जा रहा हो, तो मेरा पूरा टॉपिक वही होगा जैसे पहले था। पूरा टॉपिक वही होगा जैसे कि पहले था। लेकिन बहरहाल मैं भी इसके ग्राफ्स की बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इस वक्त ये बात करना चाहता हूं कि इस वक्त क्या चीज है जो कि मैंने अगर उसको नीचे खींचा तो कौन सी चीज है जो उसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी। यस एग्जैक्टली। आई बिलीव अगर आप मीन से बात करते हैं, जरा सुने जना, मैंने कहा जी मैंने मीन से किधर खींचा था? मीन से नीचे खींचा था जी। मैंने इसको मीन से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कैसे करने की कोशिश की? नीचे। आप बताएं स्प्रिंग के अंदर क्या एक्स्ट्रा पैदा हुआ है और कहां एक्स्ट्रा पैदा हुआ है? आई बिलीव स्प्रिंग के अंदर एक्स्ट्रा एक टेंशन क्रिएट की मैंने, और किधर क्रिएट हुई होगी? इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब अपवर्ड्स। क्या मैं यहां ये लिख सकता हूं? क्या आपने जब उसको पकड़ के नीचे खींचा है, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट किधर की है? नीचे। तो क्या बोलते हैं उसके अंदर एक एक्स्ट्रा, आपको मालूम है स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन या टेंशन, अगर आप एक्सटेंशन और ज्यादा कर देंगे, हुक्स लॉ क्या कहता है? ग्रेटर द एक्सटेंशन ग्रेटर द फोर्स। तो मैंने एक्सटेंशन क्या कर दी? ज्यादा कर दी ना, जितनी होनी चाहिए थी मैं उससे भी ज्यादा कर गया हूं। तो उसका मतलब क्या है? वो ज्यादा वैसे होगी कब? जब मैंने अप्लाइड फोर्स भी ज्यादा की है। तो मेरी अप्लाइड फोर्स ज्यादा है तो उसके अंदर की रिएक्शन फोर्स भी ज्यादा होगी। अब मैं क्या करने लगा हूं? मैंने जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाई थी वो तो मेंशन ही नहीं की। क्यों? वो तो मैं हटाने लगा हूं। जो मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के एक्सटेंशन, सर जी जरा दरवाजा बंद करें प्लीज। जो मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इसको एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया है, मैं उसको क्या करने लगा हूं जी? रिलीज करने लगा हूं। जब मैं उसको रिलीज करने लगा हूं, एट दैट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे। और टेंशन किधर है? तो ये मैंने दो मेंशन किए हैं यहां पे। तो दिस टेंशन बिहेव्स एज क्या? दिस बिहेव्स एज द क्या? अच्छा, वैसे एक और सवाल भी है। अगर मैं कहूं नहीं जी मैंने तो नीचे खींचा ही नहीं था, मैंने क्या किया था? मैंने तो उसको ऊपर की तरफ कंप्रेस किया था। क्या किया था जी? मैंने उसको ऊपर की तरफ कंप्रेस किया था। इनिशियली, बिल्कुल इनिशियली अगर मैंने इसको कंप्रेस किया होता तो इसके अंदर किस फोर्स ने इसको नीचे लाना था? इसका वेट इसको खुद ही नीचे ले आता। क्या करता जी? मैं अगर कंप्रेस करके छोड़ता तो मैं तो असल में वेट को बैलेंस कर रहा था। क्या होता? वेट खुद ही उसको क्या कर लेता? वेट खुद ही उसको नीचे ले आता। बहरहाल किधर जनाब साहब, कोई ना कोई एक फोर्स नीचे की तरफ जरूर होती जिसको मैं क्या कहता जी? सर जी कोई तो है जो रिस्टोरिंग फोर्स है। बहरहाल क्या करें? एक नोट लिखें यार इसके साथ नीचे। बल्कि काम करता हूं, इसको मैंने टेंशन बोला है, इसको पता क्या बोलता हूं? कंप्रेशन। आपको याद है पिछले साल ऐसे कुछ लफ्ज थे? एक वो जब हम कंप्रेस करते थे तो फोर्स को क्या कहते थे? कंप्रेशन। तो काम करें जनाब साहब, क्या लिखें? अब ये जो जुमला है ना, अब जुमला जो लिखने लगा वो इस पे भी अप्लाई होगा। और क्यों? उधर भी क्या होगा? उधर भी खींचूंगा तो टेंशन, तो दबाऊंगा तो कंप्रेशन होगी। अच्छा, ये काम करें, वो ड्राइंग भी बनाएं। सुनो भाई, बातें नहीं करो यार। हेलो जी, ये जरा एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। इसको मैं कहता हूं कौन सी पोजीशन जी? मेन पोजीशन। इफ आई से दिस इज एक्सट्रीम व्हाट? एक्सट्रीम राइट पोजीशन, then this is extreme left position, and you know what is the displacement? Either the displacement is 0,
either the displacement is positive x naught, either the displacement is negative x naught. And you know what, जब आपने इसको किधर डिस्प्लेस किया था, इस तरफ, जब इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था तो रस्सी के अंदर, स्प्रिंग के अंदर टेंशन किस तरफ को थी? हाँ जी, किसको मसला इस बात से? आप इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग में टेंशन उस तरफ पैदा होगी, और अगर आपने इसको इस तरफ कहीं मीन से लेफ्ट की तरफ कंप्रेस किया है, डिस्प्लेसमेंट इसकी इस तरफ है, तो स्प्रिंग के अंदर इधर क्या पैदा होगा? स्प्रिंग के अंदर इस तरफ को जो चीज होगी उसका नाम क्या है? आई बिलीव उसका नाम सी कंप्रेशन। ये लीजिए, ये ड्राइंग बना लें यहां, ये ड्राइंग बना लीजिए। अगर आप नीचे की तरफ खींचते हैं तो ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा टेंशन पैदा होती है, अगर आप ऊपर की तरफ दबाते हैं तो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कंप्रेशन पैदा होती है। मैं उम्मीद करता हूं इस बात में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा कि नीचे की तरफ क्या किया, डिस्प्लेस किया, ऊपर की तरफ क्या पैदा हुआ, ऊपर की तरफ एक टेंशन पैदा हुई। या फिर मैंने क्या कहा, सर जी मीन से ऊपर की तरफ क्या किया, मीन से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, तो क्या हुआ जी, नीचे की तरफ क्या पैदा हो गया, नीचे की तरफ कंप्रेशन पैदा हो गई। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर क्या बोला कि अगर आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो पीछे की तरफ टेंशन पैदा होगी, और अगर पीछे की तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो आगे की तरफ कंप्रेशन पैदा होगी। तो ये जो कंप्रेशन है या ये जो टेंशन है ये एक्ट करती है किस तौर पर? ये एक्ट करती है एज द रिस्टोरिंग फोर्स, जिसने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को किसी भी डिस्प्लेसमेंट से वापस अपनी मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करनी है। एंड यू नो व्हाट जनाब साहब, आई वुड लाइक कि आप जो मैं नोट लिखवाऊंगा वो आप कॉलम्स बराबर करके दोनों के साथ लिखें, इसका भी है और उसका भी है। यहां पे भी टेंशन कंप्रेशन है, वहां पे भी टेंशन कंप्रेशन है। आई बिलीव टेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, लिखें जी, टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एक्ट्स एज क्या, आप टेस्ट इधर लेंगे, ठीक, टेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एक्ट्स एज व्हाट, acts as the restoring force, acts as the restoring force, acts as the restoring force that brings the object back to the mean position, that brings the object back to the mean position, that brings the object back to the, that brings the object back to the mean position from any displacement, from क्या जनाब साहब, from any